अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला अमन मुआहिदा मशरक़ वस्ता की सियासत का रुख शायद बदल दे, लेकिन क्या यह मुआहिदा इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के 30 साला इक़्तिदार का धड़न तख्ता करने भी जा रहा है? क्योंकि असल मसला अब ईरान नहीं है बल्कि ख़ुद नेतन्याहू बन गया है। फ़ौजी कमांडो से इसराइल के वज़ीर आज़म के सफ़र में नेतन्याहू का दामन जंगी जराइम से दागदार है। 1996 में पहली बार वज़ीर आज़म बना, मगर 99 में अपने ही साबिक़ा कमांडर से ये हार गया। इक़्तिदार में दूसरी बार फिर वापसी साल 2009 में हुई, जब वो दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। उसके बाद 2013 में तीसरी बार, 15 में चौथी बार वज़ीर आज़म बना। 2020 में जब बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार वज़ीर आज़म का हलफ लिया तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी और करप्शन के मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। नेतन्याहू के खिलाफ 2016 से मुबैना बदउनवानी की तहकीकात जारी हैं, जबकि 2019 में उस पर रिश्वत सतानी, धोखाधड़ी और ख़यानत के तहत 3 मुकदमात दर्ज हो गए। इल्ज़ाम यह है कि उसने अमीर कारोबारी शख्सियात से तोहफे वसूल किए और ज़राए अबलाग में मस्बत कवरेज के एवज़ उन्हें मराद दी। सदर ट्रंप से ताल्लुकात और जंग का कार्ड खेलकर नेतन्याहू सज़ा से बचता रहा है, मगर गज़ा पर बमबारी, लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ और ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने वाले नेतन्याहू का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, जिसे अब 3 मुश्किल चैलेंजेस का सामना है। इसराइली पार्लियामेंट ने एक इब्तदाई वोटिंग में 120 में से 110 वोटों से पार्लियामेंट तहलील करने का जो बिल है उसकी मंजूरी दे दी है। बिल की हतमी मंजूरी के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अपोजिशन इसे 7 अक्टूबर, वो दिन के जब हमास ने हमला किया था, 7 अक्टूबर के इंतखाबात करार दे रही है। अवाम सिक्योरिटी नाकामियों का हिसाब भी मांगने जा रही है और साथ ही साथ जो करप्शन चार्जेस हैं वो भी इनका पीछा करें। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक नेतन्याहू के 2 बड़े सियासी मुखालिफिन नफ्ताली बेनेट और यार लापेद ने टुगेदर के नाम से एक मुश्तरका सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। एक साबिक फौजी सरबराह हैं गाडी आर्जेकोट, उनको भी इस इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी गई है। मकसद सिर्फ एक ही है कि नेतन्याहू के तवील इक़्तिदार का खात्मा हो, जबकि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इसराइल की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अपने अख्ताम के करीब पहुँच चुकी है। 27 अक्टूबर तक इंतखाबात नागुज़ीर करार दिए जा रहे हैं, जिस पर मोहर अमरीका ईरान मुआहिदे से भी लग रही है। अमरीकी सदर के बकौल उन्होंने इसराइल की मुखालफत के बावजूद ईरान से डील की है। अमरीकी इंतज़ामिया के आला अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने ज़ाती तौर पर मुआहिदे पर दस्तखत इसलिए किए ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि वो इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। नायब सदर जेडी वेंस मुख्तलिफ अमरीकी TV चैनल्स पर इस मुआहिदे का दिफा कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर ने वजाहत दी है कि ईरान को तामीर नौ और तरक्याती मनसूबों के लिए 300 अरब डॉलर तक का फ़ंड जो है वो खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से बाज़ शराइत के तहत इन्वेस्टमेंट की सूरत फराहम कर दिया जाए। सवाल यही है कि ये मुआहिदा ईरान की फ़तह है, इसराइल में रजीम चेंज का बाइस भी बनने जा रहा है, या वाकई नेतन्याहू अब जब वो नए दोबारा इलेक्शन जो हैं उनको लड़ने का इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं और इस मुआहिदे से उन्होंने मुतालिक अपना रद्द अमल भी दे दिया है, लेकिन क्या वाकई नेतन्याहू का वक्त ख़त्म हो गया है? इस सब को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अमेरिका ईरान मुआहिदे को भी डिस्कस करेंगे। यासिर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। यासिर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली अमेरिका ईरान वाला जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बहुत सारे पहलू हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसराइल के लिए तो ये मुआहिदा हो जाना, वो मुआहिदा कैसे हुआ, अमेरिका ने क्या अचीव किया, ईरान ने क्या अचीव नहीं किया, क्या अचीव कर लिया, ये बहस अलग। लेकिन जब ये दोनों एग्रीड अपॉन मामलात पे हाथ मिलाएंगे स्विट्ज़रलैंड में, तो बुनियादी तौर पर इसराइल तो फिर कहीं नहीं रहा इस सारी सिचुएशन में। उसके लिए तो मतलब नेतन्याहू के लिए तो इसमें सिर्फ शिकस्त ही है। जी, बहुत शुक्रिया उबैद, आपने मुझे मदऊ किया है इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं, हम यूजुअली कहते हैं कि वॉर जो है ना वो हमेशा मिसकैलकुलेशंस के ऊपर बेस करती है, और हमने देखा जिस तरह अमेरिका और इसराइल दोनों ने मैसिवली मिसकैलकुलेट किया ईरान की रेजिलियंस को, ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी को, ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को और ईरान की पॉलिटिकल विल को भी। तो बाय ऑल मीन्स देखिए, जब वॉर होती है या जंग होती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और अगर जब वॉर जंग इख्तिताम पे जाती है तो वो फिर इससे परखा जाता है कि जीता कौन है, और वो बिल्कुल साफ नजर आता है कि ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए वॉर की गई उसमें कितने अचीव हुए। अगर हम देखें ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान मजीद मजबूत होकर उभरा है, और यही सवाल जो है वो अमेरिकन पब्लिक भी कर रही है, और दुनिया के जो बड़े एनालिस्ट्स हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स अगर थे ईरान के खिलाफ, जैसे कि रिजीम चेंज, जैसे कि ईरान को मजीद कमज़ोर करना, जैसे कि ईरान की
मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमज़ोर करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पॉलिटिकली उसको फ्रैक्चर करना, इकोनॉमिकली उसको फ्रीज करना, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, बल्कि ईरान एक नई ताकत के तौर पे नए वर्ल्ड ऑर्डर में उभरा है। अब आते हैं इसराइल की तरफ। अगर आप देखें, वो एक ग्रिड लॉक में फंस गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो कहीं का नहीं रहा। उसकी वजह ये है, अभी अगर वो इस डील को एक्सेप्ट करता है तो जो इसराइली लॉबी है या ज्यूइश लॉबी है, जो राइट विंगर्स हैं, जिनकी वजह से ये जंग की जा रही है, उसका सारा मलबा नेतन्याहू के ऊपर आता है। अगर वो इसको रिजेक्ट करता है तो अमेरिकन जो इस वक्त गुस्सा है, शदीद क्रिटिसिज्म है, वो उसको भी वो बेयर करना पड़ेगा उसको। और अगर वो एस्केलेशन करता है, यानी दोबारा से जंग की तरफ जाता है, तो मजीद आइसोलेशन की तरफ जाएगा। कोई भी रास्ता बचा नहीं है इस वक्त इसराइल के लिए। और मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली नेतन्याहू, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, वो जितना इस जंग को तूल देगा, वो उसके बिहाइंड अपनी जो करप्शन है, जो चार्जेस हैं, जो उसका सर्वाइवल है, वो इनके पीछे छुप रहा है, क्योंकि ये उसके पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें वो हमेशा एक ख्वाब बेचा करता था ना कि वो ऑल इन जाएगा, ईरान को तबाह कर देगा, ईरान कभी न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। वो कभी अमेरिका ने उसको उस तरह से साथ दिया नहीं। ट्रंप आ गए, ट्रंप ने साथ दे दिया, तो वो ऑल इन वाला प्लान भी बुनियादी तौर पर तो फेल हो गया। अब बेचने के लिए ख्वाब भी नहीं है कोई। ऐसे ही है। और देखें, ये तो ट्रैप हो गया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो पिछले 2 दहाइयों से, 3 दहाइयों से आप देखें, वो यही चीज बेचता आया है कि वो ईरान जो है उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। ईरान को ख़त्म करना, उनको ईरान को कमज़ोर करना, उसकी मिसाइल कैपेसिटी को कमज़ोर करना, उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट को ख़त्म कर देना, लिहाजा ईरान को हर तरह से तबाह कर देना। ये सिंपल अल्फाज में ये है कि ये उसका ऑब्जेक्टिव था। पिछले प्रेसिडेंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर ज़ाहिर है, लेकिन वो हुआ नहीं। ट्रंप इजीली इस चीज़ में आ गए और खैर उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अमरीकी आवाम भी उन पर तनकीद कर रही है। आई विश कि उन्होंने अपनी लेगेसी के बारे में कुछ सोचा होता। लेकिन खैर, इसको थोड़ा क्विकली आगे बढ़ाएं। अगर हम अमेरिका ईरान की जो डील हो रही है, 300 बिलियन आएगा नहीं आएगा, वो कहते हैं हम नहीं देंगे, लेकिन वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं बुनियादी तौर पर इन्वेस्ट करेंगी। जो इस सारी सूरत हाल में 108 दिनों में हुआ है, 107 दिनों में हुआ है, क्या गल्फ़ कंट्रीज़ इस वक्त अमेरिका, जिस पे वो डिफेंस के लिए रिलाई कर रहे थे, अमेरिकी बेसिस को ही निशाना बनाया गया, उनके अपने शहरियों का भी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, अमेरिका के कहने पर अब वो एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ईरान में करने के लिए तैयार होंगे, या आप समझते हैं यहाँ रूम होगा फॉर चाइना एंड रशिया कि वो पेनिट्रेट करें जब ये सैंक्शंस वगैरह ख़त्म होती हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस जंग ने एक चीज तो वाज़ेह कर दी है कि हम एक ट्रांजिशन पीरियड में थे। अगर ग्लोबल हम पॉलिटिक्स को देखें तो यूनिपोलर का वक्त तो अब रहा नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस जंग ने उसको मजीद तेज कर दिया, यानी जल्दी वो वक्त शायद आ गया। और उसी वजह से जो नई इमर्जिंग पावर्स हैं, जिसमें चाइना और रशिया का बहुत बड़ा रोल है, इसमें पाकिस्तान, ईरान और मिडिल पावर्स जो कि इवन गल्फ स्टेट्स में भी हैं, ये भी मजीद सामने उभर के आई हैं। एक अच्छी बात ये भी हुई है कि देखें, जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे थे तो जो रियल जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं इस रीजन के, उन्होंने मिलकर फैसला किया है, ना कि एक हेजेमोन ने लाइक अमेरिका या किसी और ने, कि वो यूनिलैटरली जो है इस यहाँ की तकदीर का, यहाँ के फ्यूचर का जो है वो फैसला करे। बिल्कुल रूम है चाइना के लिए भी और रशिया के लिए भी और बाकी कंट्रीज के लिए भी। वो देखें, ये मैनेज्ड किस्म की जो एक कंपटीशन है वो शायद रहे, लेकिन एक चीज जाहिर हो गई है कि हर एक कंट्री की जो है वो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस थी और शायद लिमिटेशंस भी थी। मेरा ख्याल है बहुत सारे गल्फ कंट्रीज सिवाय चंद को छोड़ के, अगर जीसीसी में बात करें, वो ईरान के साथ अलाइन होना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि ईरान के साथ दुश्मनी में ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें यासिर साहब एक ख़याल है, ज़ाहिर है क़यास पर मबनी है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं। अब तक ईरान ने बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता कोई 46-47 साल में जो उनका ऑपरेट करने का तरीका है वो बड़ा आप कह लीजिए बड़ा सिक्योर है, बड़ा इंटैक्ट किस्म का है। वो बाहर की दुनिया से अलग होके अपना एक सर्वाइवल जो है उसका एक तरतीब और तरीक़ाकार वज़ा कर चुके थे। अब अगर वो सैंक्शंस हटती हैं और वो दुनिया के साथ उन्हें ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें टूरिस्ट भी अलाउ करने पड़ेंगे, ज़ाहिर लोग जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे उस कल्चरल हेरिटेज को। ईरान क्या इस सब के लिए तैयार है? क्योंकि ये एक रूम है पेनिट्रेट करने का, यहाँ से एस्पियोनाज का रास्ता खुलता है,
یہاں سے آپ رجیم چینج کے لیے جو سافٹ مینیپولیشن ہے اس کے لیے کارروائی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے امریکہ CIA ڈیفینیٹلی ان کے ٹولز ہیں, دے نو ہاؤ ٹو پینیٹریٹ. اور کنسیڈر کریں موساد جب ان کے ساتھ الائن ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی ولنربلٹی ہے ایران کے لیے خود. دیکھیں, جب سینکشنز تھی بھی اور پچھلے 47 ایئرز میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ زیادہ جو ہے وہ انڈورز رہے ہیں, یا انہوں نے بڑا جو ہے ایک ان کا اسپیشل ایک ڈفرینٹ قسم کا جو ہے وہ ایٹماسفیئر ہے جس کو انہوں نے بچائے رکھا, پریزرو رکھا ہے, اسی لیے 6000 ایئرز اولڈ کی سویلائزیشن ہے. یہ طریقے, یہ جو نئی ٹیکنیکلٹیز ہیں اب جو وار فیئر میں آئی ہیں, یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہیں آج کل کی ماڈرن وار فیئر کا, اور اس سے ایران پوری طرح باخبر بھی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ تیار تو وہ ہے کیونکہ وہ گرو کرنا چاہتا ہے, اور اگر آپ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی دیکھیں کتنے ویل کیلکولیٹڈ, کتنے جو ہے وہ ٹھہر کے اور ہر چیز کے اوپر انتظار کر کے, ہر چیز کی کیلکولیشن کر کے وہ اس ڈیل تک پہنچے ہیں. یو کین انڈرسٹینڈ کہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بڑی میچور ہے, وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہی جو ہے وہ ڈفرینس ہمیں دیکھنے میں آیا ہے اس وقت. اگر ہم امریکہ کی یا ایران کی سائڈ کی بات کریں, جتنے راؤنڈز آف نیگوسیشنز بھی ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کی سائڈ نے کتنی میچورٹی شو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو باقی ان کے ساتھ الائنس ہیں باقی کنٹریز کا, چاہے وہ چائنا ہو یا رشیا ہو, اور ایران کو خود بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, میرا خیال ہے وہ پوری طرح تیار ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ الائن کرنا چاہتا ہے, گرو کرنا چاہتا ہے, اپنے لوگوں کو بیٹر لائف دینا. یہ اس کا حق بھی ہے, ڈیفینیٹلی اس کا حق بھی ہے, جس سے یہ اسے محروم بھی رکھا گیا. لیکن خیر, دیر آیت درست آیت والا معاملہ ہے. لیٹس سی جمعے کو سائننگ کے بعد معاملات کتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ یاسر صاحب, تھینک یو فار پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے آئیں گے. ویلکم بیک. بجٹ کا اعلان ہو چکا ہے اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت نے ٹیکس ریلیف اور مختلف اقدامات کا اعلان کر دیا ہے. لیکن گزشتہ سال کے اعداد و شمار کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں, جن کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری FDI ٹو GDP ریشو جو ہے وہ صرف 0.45 سے 0.72% کے ہی درمیان رہا ہے. یہ شرح خطے کے ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. بھارت, بنگلہ دیش اور ویتنام کہیں زیادہ سرمایہ کاری حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ 10 ماہ میں ملک میں مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری صرف 1 ارب 40 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک ہی محدود رہی. اسی عرصے میں تقریباً 30% کمی ریکارڈ کی گئی, جو سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی بھی علامت ہے. ملک میں رواں مالی سال کے دوران 10,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں, مگر سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا. سب سے زیادہ سرمایہ کاری بنیادی طور پہ توانائی اور مالیاتی شعبوں میں دیکھنے میں آئی ہے, جبکہ بڑے سرمایہ کار چین, ہانگ کانگ اور سوئٹزرلینڈ ہی رہے. سالانہ بنیادوں پر مجموعی سرمایہ کاری کا جو حجم ہے وہ محض 1.8 سے 2 ارب ڈالر کے درمیان محدود ہے. معاشی ماہرین کے مطابق پالیسیوں میں غیر یقینی استحکام اور عالمی دباؤ اس کمی کی بڑی وجوہات ہیں. لیکن اس سب کو دور کیسے کریں, جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے دروازے کیسے کھولیں, لوکل انویسٹر بھی راغب ہو اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف ہی ہم جائیں, اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. بنیادی طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی سرمایہ کاری ہونی چاہیے, سرمایہ کاری کے لیے حکومت نے راہیں ہموار کر دی ہیں, لیکن ایک بنیادی سا سوال ہے, اور یہ ہم بجٹ کے دوران ڈسکس بھی کرتے رہے, کہ آپ کا جو مقامی سرمایہ کار ہے وہ اگر راغب نہیں ہو رہا, وہ آپ کی پالیسیز پر ٹرسٹ نہیں کر پا رہا, تو پھر آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف کیسے جائیں گے, باہر موجود جو انویسٹر ہے اسے کیسے راغب کریں گے. حکومت کیا غلط کر رہی ہے جو ہم اس ٹریک پر نہیں آ پا رہے ایگزیکٹلی؟ جی تھینک یو. دیکھیے, یہ جو سرمایہ کاری ہے پوری دنیا میں, وہ اس وقت اس کا کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے, خاص طور پہ کووڈ کے بعد, پھر یوکرین کا کرائسس آیا, پھر یہ مڈل ایسٹ کی وار ہو گئی. تو جو ممالک ایمرجنگ مارکیٹس میں انویسٹ کرتے تھے, اس وقت وہ نیٹ خود سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, انکلوڈنگ سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. سو ٹائمز جب بدل جاتے ہیں تو پاکستان کو ایک بہت مضبوط انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی پالیسی رکھنی پڑتی ہے, تاکہ سرمایہ کار جس کے پاس 4-5 آپشنز ہیں, میں گلوبل کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ان میں سے پاکستان کو چوز کریں. یہ خالی فسکل کچھ سپیس کو تھوڑا بہت نیچے کرنے سے
सरमाया कारी के लिए आपके हालात मौजू नहीं होते। इंटरनल सरमाया कार का एक ट्रस्ट जो है वो इनकन्सिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ प्लस जो इदारे हैं FPR टाइप उनकी जो हरेसमेंट है उसकी वजह से बहुत नीचे जा चुका है। अब इसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को 4-5 इकदामात करने हैं। फिस्कल इंसेंटिव्स अकेले के ऊपर सरमायाकार राग़िब नहीं होता। फॉर इंस्टेंस अगर सरमायाकार को यहाँ पर सबसे जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे आप कम कर सकते हैं, बिजली की कॉस्ट है, ज़मीन की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है। सेकेंडली अगर उसका कोई कमर्शियल डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का कोई मॉडर्न तरीका आपके पास है या वो साल साल अदालतों के अंदर जाना पड़ेगा। तीसरा, जो बहुत सी चीज़ें सरकार ने अपने पास रखी हुई हैं, NOCs हैं, लाइसेंसेस हैं, परमिशंस हैं, वीज़ाज़ हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ें एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्पेस को डीरेगुलेट की जा सकती हैं, जैसे बहुत से बाकी ममालिक कर रहे हैं, ताकि ये काम आसानी से हो सके। अब ये सब कुछ करने के लिए गवर्नमेंट को ये मिनिस्ट्रियों के बस का रोग नहीं होता। एक जो इदारा बनाया है इन्होंने SIFC, उसके नीचे आपको प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे बजाय इसके कि सरकारी ब्यूरोक्रेट काम करें, और उनको एम्पावर करना पड़ेगा तो आप कम्पीट कर पाएंगे। अभी मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, सर्विसेज पॉलिसी की, एक्सपोर्ट पॉलिसी की, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास कोई एज सच कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती। ठीक। अच्छा, इसमें आपने कहा कि ज़ाहिर है वो लोग जो इन्वेस्ट करते थे वो अब खुद चाहते हैं कि लोग उनके यहाँ इन्वेस्ट करें, और ये मॉडल चेंज हुआ है। हम ऐसा कि मतलब अगर हम कंपेयर करें, लेट्स से आपने सऊदीया का नाम लिया, या अगर हम पड़ोस में भारत की बात कर लें, वो ऐसा क्या ऑफ़र कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? और वो तो खैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो अपने लोकल इन्वेस्टर को नहीं कर पा रहे, इस पर तो हम बात कर ली। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर के लिए हम क्या नहीं कर रहे जो सऊदीया कर रहा है, भारत कर रहा है, या फिर तुर्की कर रहा है, बाकी दुनिया के तमाम ममालिक कर रहे हैं? जी देखिए, वहाँ पर जब आप जाते हैं सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे मैंने अर्ज किया, प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन्स जो हैं, क्योंकि हमारी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पावर सेक्टर एक मेजर हर्डल है, बैरियर क्रिएट करता है। फिर उनकी इकोनॉमीज़ के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है। हम तो डिविडेंड वगैरह को वापस उसकी रिपैट्रिएशन के ऊपर अक्सर हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है। तीसरा ये है कि एक ओवरऑल कल्चर ऑफ वेलकमिंग इंटरनेशनल लोग है हमारा। अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में और अभी भी एक सिक्योरिटी का इशू चल रहा है जिस पे बहुत से इंटरनेशनल लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते। अच्छा, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज़ है, कल खुर्रम शहजाद से हम बात कर रहे थे, मैंने ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की उनसे बात की, वो मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, तो उन्होंने कहा कि हमने देखें सुपर टैक्स कम कर दिया, हमने कई जगहों पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, हमने देखें जो एक्सपोर्टर है उसके लिए हमने 0.25 लगा दिया है IT के लिए, तो हम तो इनकरेज कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि इस सब से बुनियादी तौर पर जो वो महंगी बिजली ख़रीद रहा है, जिसको हुकूमत सब्सिडाइज नहीं कर सकती क्योंकि IMF मना करता है, तो वो तो वही है, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट वही है। जब माल तैयार ही नहीं हो रहा और वो उस माल की तैयारी पे इतना पैसा लगा रहा है, तो वो उसको एक्सपोर्ट करते हुए अगर वो 2.5% दे रहा है लेट्स से, तो वो उसकी कहाँ बचत है एग्जैक्टली कंपेटिटिव मार्केट में आप कहाँ खड़े? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम कंपेटिटिवनेस से हमारे जो मेन कंपेटिटर्स हैं, वियतनाम है, कैम्बोडिया है, इंडिया है, टर्की है, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे अभी भी आफ्टर दीज 10% टैक्स के एडवांटेजेस के बाद भी को 15% कम है। आजकल इन्फ्लेशन ने पूरी दुनिया को हिट किया हुआ है, पोस्ट कोविड, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, लोग सस्ती और अच्छी चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पर जो है ना, कुछ सेक्टर्स के अलावा जैसे वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स है, हम कंपेटिटिव नहीं हैं। मेरी इसमें राय गवर्नमेंट को थी भी और है भी कि जहाँ आप करंटली कंपेटिटिव हैं, आप उसके पीछे विजिबली खड़े होकर उनकी एक्सपेंशन के लिए उनको इंसेंटिव्स दीजिए। सिर्फ फिस्कल इंसेंटिव नहीं, उनको आप एक ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेम उनका चेंज कर दीजिए। FBR के अंदर why can't we make a separate section just for exporters जो competitive है, ताकि उनको ये
بہت ساری رجیمز کو بائی پاس کر دیں, ان کو نظر آئے کہ حکومت ہمارے پیچھے کھڑی ہے, ساتھ کھڑی ہے, ساتھ چل رہی ہے اور اس کو پروموٹ کریے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے, آپ ایک بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی, ایک ہمارے یہاں ایک کلچر بھی ہے, آئی ڈونٹ نو ایز اے لے مین میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھتا ہوں کہ جی وہ کیونکہ دادا بھی یہی کر رہے تھے تو ابا نے بھی یہی کیا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ہم مارکیٹ کی اسٹڈی سے آئی ڈونٹ نو کیوں باہر ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کو اس وقت ضرورت کیا ہے, ہم کیا ضرورت ایجاد کر کے انہیں دے سکتے ہیں. ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ R&D کا بھی ایک بہت بڑا فقدان ہے, نہ صرف صنعتی سطح پر یعنی کاروباری حضرات کے درمیان بھی, اور پھر وہاں حکومتی سطح پر بھی, یعنی ہم گائیڈ نہیں کر پا رہے, ہم اپنی معیشت کو یہ بتا نہیں پا رہے کہ اس نے منور کس طرف کرنا ہے اور کہاں سے ہم اپنی اکانومی میں جو ہے وہ راستہ بنائیں گے, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے. R&D کی بہت بنیادی طور پہ ہمیں کمی ہے. جی یہ R&D تو ایک ایلیمنٹ ہے, جب آپ ایک پالیسی بناتے ہیں تو وہ کسی ایویڈنس کی بیس پہ بنتی ہے, یہ جو R&D ہے یہ وہ ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہے کہ اس وقت دنیا کے ٹرینڈز کیا ہیں. گلوبل اکانومی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, آپ کا لیبر ایڈوانٹیج جو ہے وہ اتنے سال ہولڈ کرے گا, اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو ختم کر دے گی. یہ ایک فیوچرسٹک چیزیں پالیسی میکر کو دیکھنی ہوتی ہیں. اس کی کیپیبلٹی ہمارے بیوروکریسی کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے, اور پالیٹکس کے اندر بھی نہیں ہے, کیونکہ ایون پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی ایسے تھنک ٹینکس نہیں ہیں. دنیا میں یہ کام ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس خود نہیں ہوتی تو آپ انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اور بزنس سکولز کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. یہاں ایسا کوئی رواج ہے نہیں, ہم صرف ایک دو ڈونر کنسلٹنٹ پہ یا خود ہی کام کرتے ہیں, اس لیے ہمیں مار پڑتی ہے. ہاں, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی وہ فلانے نے جو ہے نا وہ یہ کام کر کے اتنے پیسے بنا لیے ہیں, چلو یہ کام کر لیتے ہیں, حالانکہ ہم لوگوں کی چھوڑی ہوئی صنعت کو اڈاپٹ کر کے پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ IT میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوس میں بہت ساری چیزیں ہو گئیں, اس نے کر لیا, نچوڑ دیا, اب جب وہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے تب ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. خیر افسوس کا سعودیہ تیل بیچتا رہا پوری زندگی, اب اسے سمجھ آئے کہ تیل کی اب اس طرح ضرورت نہیں ہے, لوگ گرین ٹورزم پہ جا رہے ہیں. امپرووائزیشن ہے. خیر آئی وش ہم اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں, ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, لیکن ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو ان ڈیٹیل چلیں گے. تھینک یو فار جوائننگ اس ہارون شریف صاحب, تھینک یو. ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بجٹ اجلاس کے موقع پر پیپلز پارٹی کا اچانک بائیکاٹ اور پھر اجلاس میں شرکت کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف گلگت بلتستان میں مبینہ طور پر مینڈیٹ کی چوری پر احتجاج تھا, یا پھر وفاق میں کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے؟ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ابتدا میں بجٹ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا, جس کی وجہ گلگت بلتستان میں پارٹی کے مینڈیٹ چھیننے کا الزام قرار دی گئی. بلاول بھٹو زرداری کا موقف تھا کہ ایک طرف عوامی مینڈیٹ پر سوال اٹھائے جائیں اور دوسری طرف انہی سے قومی بجٹ کی حمایت بھی مانگی جائے. یہ سیاسی طور پر قابل قبول نہیں ہے, وہ بیٹھ کر تالیاں نہیں بجا سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سیاسی درجہ حرارت بڑھا, لیکن منظرنامہ اس وقت بدلا جب وزیر داخلہ محسن نقوی بلاول بھٹو زرداری کو قائل کر کے ایوان میں واپس لے آئے. مگر سوال وہی ہے کہ کیا یہ صرف اور صرف وقتی مفاہمت تھی یا کسی بڑے سیاسی بندوبست کی جھلک؟ اب گلگت بلتستان کے 6 حلقوں میں نتائج پر اعتراضات مسترد کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے فیصلے سنا دیے ہیں, جس میں دیامر کے 3 حلقوں میں ری پولنگ کا فیصلہ منسوخ ہوا ہے. دیامر سے پیپلز پارٹی کے دونوں امیدوار کامیاب قرار پائے. نون لیگ کے ملک کفایت کے خلاف حاجی گلبر کی ری پولنگ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. فیصلوں کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نشستیں برقرار ہیں. اب ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کو تقریباً 10 سے 11 نشستیں, 5 آزاد امیدوار ہیں, 1 مجلس وحدت المسلمین اور 6 نشستیں مسلم لیگ نون کی ہیں. سیاسی جوڑ توڑ یہاں اپنے عروج پر ہے, لیکن بنیادی طور پر جو کچھ گلگت میں ہو رہا ہے اس کا اثر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ جو بجٹ انہیں دیا گیا تھا, جو ان سے ڈسکس ہوا تھا نوید قمر کے مطابق, وہ بنیادی طور پر فلور آف دا ہاؤس پر پیش نہیں کیا گیا ہے. وہیں وزیر اعظم نے جہاں ایک طرف فلور پہ میثاق جمہوریت کی بات کی, میثاق معیشت کی بات کی, تو پیپلز پارٹی کیا ان کی مخاطب تھی یا نہیں تھی, سب کو ڈسکس کرتے ہیں. سہیل بڑائی صاحب کا کالم بھی آپ کی نظر میں, اور ایک اور ٹویٹ جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, ایک اور خبر جو ہے جس کو لے کر بات ہو رہی ہے کہ 2.5 سالہ فارمولا کیا تھا ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس کو ڈسکس کریں گے. محمد عادل صاحب ہمیں جوائن کریں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. عادل صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. بنیادی طور پہ یہ سب کچھ جو گلگت میں ہو رہا ہے, آپ کی کیلکولیشن اور سہیل بڑائی صاحب جو جس طرح لکھ رہے ہیں, جسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے بھی ہیں کہ درست ہے, بنیادی طور پہ یہ سارے معاملات مل ملا کر دیکھے جائیں تو کیا نون لیگ کے 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنے 2.5 سال کے لیے کوئی راستہ بنا رہی ہے؟
देखिए, जिस जब इलेक्शन 2024 का था, उस वक्त जो मैंडेट दोनों जमातों को मिला था, तो उस हुकूमत साजी में एक मुश्किल का सामना था। पहले तो नून लीग जो है हुकूमत बनाने को तैयार नहीं थी, बाद में उनको फिर फोर्स किया गया तो उन्होंने हुकूमत साजी की कोशिश की, तो वो पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं थी। तो उस वक्त एक तजवीज़ आई और दोनों जमातों को जो है वो बिठाकर एक एग्रीमेंट किया गया। यूसुफ रजा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चेयरमैन सेनेट भी है, तो उन्होंने एक मुलाकात में इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि एक एग्रीमेंट दोनों जमातों के दरमियान मौजूद है और उसकी इंटरनेशनल गारंटर है। इस एग्रीमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल गारंटर्स है इस एग्रीमेंट के। तो सुहेल वड़ैच साहब ने जो एक ऐसे वक्त पे कालम लिखा कि जब हुकूमत के जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं और इंटरनेशनली जो मामलात हैं, सफारती कुछ कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, ऐसे हालात में हुकूमत की तब्दीली के इशारे देना जो है वो बड़ा मायने खेज था। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन की और यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो गुफ्तगू थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ सामने आई कि जो अगस्त है, जो टाइमलाइन है, मार्च 2024 पे जो है वो हुकूमत ने ओथ लिया था, तो उनके 2.5 साल जो है वो अगस्त में पूरे हो रहे हैं। तो अगर आप सुहेल वड़ैच साहब का कालम देखें तो उन्होंने जुलाई के बाद जो है वो हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल की बात की है, तो वो टाइमलाइन वही बन रही है 2.5 साल की। तो अभी जो हालात है उस हालात के अंदर जो हुकूमत है उसके लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं है। मईशत की जो बात सुहेल वड़ैच साहब ने अपने कालम में की थी, मईशत देखे पहले, इससे पहले हुकूमतें फारिग की जाती थी करप्शन के ऊपर, बाद में फिर बयानिया बनाया जाने लगा कि मईशत की सूरत हाल खराब है। 2018 में जो हुकूमत नवाज शरीफ की ख़त्म हुई थी उसके ऊपर भी जो है मईशत की खराबी के इल्ज़ाम थे, फिर इमरान खान की हुकूमत के ऊपर भी मईशत की खराबी के इल्ज़ाम लगे। अभी भी माशी सूरत हाल जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो जो मईशत को संभालने के लिए जिस कारीगर को लाया जाता है वो कारीगर जो है वो किसी और तरफ से आता है, वो चाहे मिफ्ता इस्माइल की शक्ल में हो, चाहे वो हफीज पाशा की शक्ल में हो, चाहे वो मौजूदा वजीर खजाना की शक्ल में हो। तो सवाल हुकूमत से पूछे जाते हैं लेकिन वजीर खजाना की अपॉइंटमेंट कहीं और से होती है। तो इसमें एक चीज़ और भी हुई है, एक और चीज़ डिस्कस हुई है कि बुनियादी तौर पर जो आप जिस तरफ इशारा कर खजाना आता है वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी तो हो गई लेकिन ग्रोथ वाले मामलात को भी डिस्कस करना है। नदीम अजहर चंद साहब ने भी मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गिलगित को लेकर मामलात तय हो गए हैं? क्योंकि नून लीग वाले तो अभी तक यही कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और जो हम बातचीत कर रहे हैं वो बता नहीं सकते। पीपल्स पार्टी क्या नून लीग के रवैये पे और उनकी कैलकुलेशन पे मुतमईन है? आपको राजी कर लिया गिलगित को लेकर? देखिए जी, जहाँ तक पीपल्स नून लीग की लीडरशिप का तल्लक है तो इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं हुई, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से बातें हुई, और इलेक्शन हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। और बाद में जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, जो जैसा भी इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, उसके बावजूद जो रिजल्ट आया उस पर वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल साहब को मुबारकबाद पेश की और फिर इसहाक डार साहब ने उसमें फोकल पर्सन बने नून लीग की तरफ से, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिलावल साहब कहा कि आप हुकूमत, आपका राइट है, आपकी मेजॉरिटी है। तो फिर बैठ के मुज़ाकरात हमारे आपस में भी हुए कि हम आज़ाद लोगों को, लेकिन उसके बाद जो दोबारा जो बजट पेश होने से पहले जिस तरह गिनती के रिकाउंटिंग के मामले में इलेक्शन कमीशन वहाँ पे और 2-4 सीटें हमारी इस तरह गुजरने की कोशिश की गई, फिर जब उस पर थोड़ा सा हमने एहतजाज किया तो फिर पॉजिटिव रिस्पांस आया गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस पॉजिटिव रिस्पांस के बाद अब यकीनन हम समझते हैं कि नून लीग के साथ हमारी गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है। अब क्या फार्मूला बनता है ये कहना अभी कबल वक्त है, लेकिन जो बिलावल साहब ने मुझे जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है हमारी, वो यही है कि गवर्नर शायद उनको देना पड़े और कुछ वजारतें या डिप्टी स्पीकरशिप या ऐसा कोई फार्मूला बने और बाकी चीफ मिनिस्टर की पार्टी का बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बजट में भी आपके साथ बताया जा रहा है कि नवीद कमर साहब ने आज बताया कि जो हमें दिया गया था, जो ब्रीफ किया गया था वो कुछ और था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ और पेश किया गया। यहाँ भी आप समझते हैं आपको डिसीव किया गया?
नवीद कंवर साहब ने क्या कहा है आपको? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने ये ब्रीफ किया है कि बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत ने हमें जो बजट ब्रीफ दिया था वो कुछ और था, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ तब्दीलियों के साथ पेश किया गया, एज इट इज़ नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। देखिए जी, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं उसके ऊपर इस वक्त कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ। आज हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद मैं कहूँगा जो उनकी कमिटमेंट्स थी वो तो आनर उस पे मैं समझता हूँ कि आनर करनी चाहिए कमिटमेंट, और PSTP के हवाले से या ओवरऑल कोई कौमी मंसूबों के हवाले से, क्योंकि पीपल पार्टी तो चाहती है कि हम कौमी मफाद में हुकूमत को बजट के ऊपर हम परेशान ना करें। और ये बिलावल साहब ने बड़े खुल के बात किया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इंटरनेशनली सफारती माज पे, हम अपनी हुकूमत को कोई टफ टाइम इस लिहाज से नहीं देना चाहते कि इस वक्त दुनिया में एक तब्दीलियां आ रही हैं और पाकिस्तान का एक अहम रोल है। जब आपका मुल्क दुनिया में एक सफारतकारी के लिहाज से कामयाबी की तरफ जा रहा हो, तो पीपल पार्टी ऐसी जमात तो नहीं है। पीपल पार्टी तो इसमें कोशिश है, पीपल पार्टी तो सफारतकारी पे मज़ाकरात पे बिलीव करती है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये अल्टीमेटली हमारे नज़रिए की जीत है। तो हम तो कभी भी ऐसा टफ टाइम नहीं देंगे। या हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो भी थोड़ा सा खुले दिल का मुजाहरा करे और अपने इत्तेहादी जमातों को या अपोजिशन की जमातों को, इस वक्त सारों को ऑन बोर्ड लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, टुवर्ड्स द एंड एक आखिरी सवाल, क्या पीपल्स पार्टी सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम को ज़ाहिर है वो कहती है दुरुस्त है, बिलावल साहब ने खुद भी कहा, दूसरी तरफ एक 2.5 साल फार्मूले की बात हो रही है कि वो 2024 में तय पाया था, आप समझते हैं वो उस पर अमल दरामद का वक्त आ गया है या 2.5 साल फार्मूले की बातें महज बातें नहीं, वो फार्मूला कोई नहीं है जी, बड़े हमने क्लियर उसके ऊपर बिलावल साहब ने भी तरदीद की है, और मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था जब ये हुकूमत बन रही थी। तो ये फार्मूला आया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से इस फार्मूले को कबूल नहीं किया, और क्योंकि हम समझते हैं कि 2.5 साल वाला जो है ये कोई इस तरह ये तसलसल नहीं होता। लेकिन चंद साहब, चेयरमैन सेनेट ने तो इसको कंफर्म किया है कि इस तरह का कोई मायदा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान। नहीं सर, वजारत उज़्मा के हवाले से कोई नहीं है, बाकी सेनेट और स्पीकरशिप का कोई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत का फार्मूला कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वक्त कम था चंद साहब का, इसलिए उन्होंने ज़रा कहा कि मुख्तसरन मेरे साथ मामला को डिस्कस कर लें। आदिल साहब, ये जो बातें हैं ज़ाहिर है वो तरदीद कर रहे हैं, और वो देखें उन्होंने उसको थोड़ा मज़ीद नैरो डाउन किया है। वो कहते हैं वजारत उज़्मा के हवाले से ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, बाकी 19-20 तब्दीलियाँ हो सकती हैं। तो ये इटसेल्फ बड़ा इंटरेस्टिंग है, पार्शली इसको आप समझ लें कि इसकी तरदीद भी है, इसकी कन्फर्मेशन भी है। नहीं, उन्होंने एक तरह से उसकी कंफर्मेशन की है। देखे, चेयरमैन सेनेट ने खुद इस बात को किया है कि उनको ऑप्शन दी गई थी कि वो 3 साल की जो टर्म है उसको अडॉप्ट करेंगे या फिर वो 6 साल की जो है वो लेंगे। तो उन्होंने 3 साल की जो एज पर एग्रीमेंट उन्होंने 3 साल वाली जो टर्म है उसको चूज किया था, और वो अप्रैल 2027 में जो है वो मुकम्मल हो गई। यानी कि चेयरमैन सेनेट जो यूसुफ रजा गिलानी है वो 2027 तक चेयरमैन सेनेट हो गए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है यूसुफ रजा गिलानी ने इस एग्रीमेंट के ऊपर रोशनी की है। लेकिन उन्होंने एक साथ बात ये जरूर की थी कि बिलावल इस चीज के ऊपर एग्री नहीं थे। लेकिन अभी आप जीबी के इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो जीबी में सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी को इतना फ्री हैंड था ही नहीं। सिवाय पीपल्स पार्टी ने जो है वो खुल के जो है वो इलेक्शन की, और फिर उस तरह से ज़ाहिर है वो इल्जाम भी लगाया कि वो डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनी तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ हुकूमत बनने पर भी क़यास होता है, और हुकूमत जब चल रही होती है, अभी मुद्दत आधी भी नहीं हुई होती कि फिर दोबारा से जो है वो क़यास शुरू हो जाता है। खैर, जमहूरियत चलती रहनी चाहिए और जमहूरियत मुसलसल रहनी चाहिए, और हुकूमतें भी अपना जो वक्त है वो कोई काश एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अपने 5 साल पूरे करके भी दिखा दे, तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा बगैर इंटरनेशनल गारंटर्स के। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।